सिंध में जहां उनकी अपनी हुकूमत है, उन्होंने किसानों के लिए दूध और शहद की कौन सी नहरें बहा दी हैं जिनसे बाकी 3 सूबों के या पंजाब के किसान महरूम रह चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। आज जो ताज़ा खबर है और बड़ी खबर है वो ये है कि सार्क कॉन्फ्रेंस जो है वो मुलतवी हो गई। पाकिस्तान अस्करी लिहाज से बड़ा मजबूत है, हम भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम अस्करी कामयाबियां हासिल कर रहे हैं, हमने ऑपरेशन ज़रबे अदब किया है, हमने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं दहशतगर्दी में, वजीर आज़म जीत कर आए हैं पाकिस्तान का मुकदमा बैरून मुल्क जाके। फिर सार्क कॉन्फ्रेंस क्यों मुलतवी हो गई? क्या इसका मुलतवी होना इस बात की दलील नहीं है कि भारत ने यहां पे कम से कम, चाहे छोटी सी या बड़ी समझे आप इसको, एक कामयाबी हासिल की है और पाकिस्तान को तनहा करने में उसने एक कदम आगे बढ़ा लिया है। हम अस्करी कामयाबियां हासिल कर रहे हैं लेकिन सफारती कामयाबियां हमें हासिल क्यों नहीं हो रही? हम बगले बजा रहे थे, खुशियां मना रहे थे कि हमने मुकदमा लड़ा है, नॉकआउट कर दिया है भारत को। सार्क कॉन्फ्रेंस मुलतवी हो गई है और 2 ममालिक के तो बाकायदा ऑफिशियली उनके जो है वो राब्ते आ गए हैं कि जी हम तो अवेलेबल ही नहीं, हम नहीं आ सकते हैं नवंबर में, लिहाजा इसको आप मुलतवी समझें। तो हमारी कामयाबी कहां? और ये वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं जिन्होंने इन मामला से लड़ना है, जिनको पाकिस्तान में दाखिली सतह पे सख्त किस्म की मुखालफत का सामना है। इमरान खान साहब जो है उन्होंने मियां साहब के नाक में दम किया हुआ है कि आपने करप्शन किया है, आपने मुल्क का पैसा लूटा है, आपने अपने बच्चों के लिए जायदादें बनाई हैं पाकिस्तान से बाहर, वो जायदादों का हिसाब दें। और मियां साहब इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि जी आप तो हिसाब मांग ही नहीं सकते, आपकी डोमेन ही नहीं है, आप इसके बारे में पूछ नहीं सकते। आज इलेक्शन कमीशन को जवाब दिया है। इलेक्शन कमीशन ने 10 तारीख को दोबारा मियां नवाज शरीफ साहब से जवाब तलब किया है पनामा लीक्स के इशू के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने इसका अलग नोटिस ले लिया है, लेकिन दाखिली सतह पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं वो भी मैच खेल रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने फाइनली तय कर लिया है कि 30 तारीख को वो एक जबरदस्त रैली लेकर रायवंड की तरफ जाएंगे और पूरे पाकिस्तान से कहीं से काफिले निकलना शुरू हो गए हैं, कहीं से कल निकल जाएंगे और कहीं से लोग परसों पहुंचेंगे। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इमरान खान इस वक्त लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों पे भी, थोड़ी देर पहले इछड़ा में थे, उससे पहले अंदरून शहर में थे और अब पता नहीं किस जगह पे हैं, साथ साथ हम आपको बताते रहेंगे। खान साहब लाहौर के विजिट पे हैं और ये एपिसोड अभी चल रहा है। इन पे मैंने बात करनी है। मेरे साथ सैयद ज़ईम हुसैन कादरी साहब मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन है PMLN के। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से आपका ताल्लुक है। अयाज खान साहब हैं, ग्रुप एडिटर हैं डेली एक्सप्रेस के, किसी तारुफ के मुहताज नहीं है, एनालिसिस देखते हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे, आप इनको देखते हैं, कॉलम आप इनका पढ़ते हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। अली मोहम्मद खान साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, मेंबर कौमी असम्बली हैं, KPK से हैं, ये भी लाहौर पहुंचेंगे और किस तरह पहुंचेंगे अभी ये इनसे हम पूछेंगे थोड़ी देर में। डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, साबिक वफाकी वजीर है, बड़ी मेहरबानी आपकी। अभी आज ही एतजाज अहसन साहब ने कहा कि फुल ड्रेस रिहर्सल जो है वो लाहौर में हो चुकी है और ये डंडे चलने हैं 30 तारीख को और इसकी तैयारी हो गई है। ये एतजाज अहसन ने और खुर्शीद शाह साहब ने और पीपल्स पार्टी के दीगर लोगों ने भांप लिया है और तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि जी ऐसा हो सकता है। अयाज खान साहब, सबसे पहले मैं आपसे, ये जो रास्ता रोकने की स्ट्रेटेजी होती है PMLN की, हमने देखा है जब भी कभी एहतजाज हुआ है, जब भी कभी कोई प्रोटेस्ट हुआ है या मार्च हुआ है तो रास्ते ब्लॉक जरूर किए गए हैं, लोगों को मिनिमाइज करने की कोशिश की गई है। हमने देखा हमेशा लाहौर में कंटेनर लग जाते हैं, हसास जगहों पे कंटेनर लग जाते हैं। मुझे ये बताएं कि इस दफा रोकेंगे, नहीं रोकेंगे? रोकना नहीं चाहिए। उसकी वजह ये होती है इमरान के अगर थोड़ा भी क्राउड हो, जब आप रोकते हैं तो इस तरह लगता है कि बहुत बड़ा क्राउड था और आपने उनको रोक लिए, रास्ते रोक लिए, इसलिए वो नहीं आ सका। लेकिन स्टिल इनकी आपको पता है स्ट्रेटेजी तो हमेशा से ये रही है, जहां जहां ये रोक सके जरूर रोकेंगे। रोका करते हैं ये हमेशा और कहेंगे ये कि नहीं जी हम नहीं रोकेंगे। लेकिन हम चूंकि आज से नहीं, मैं तो देख रहा हूं वेटिंग नहीं, आप पिछले 2 मार्च देख लेना, जब पीपल्स पार्टी के दौर में तारुल कादरी साहब का मार्च हुआ तब किसी ने नहीं रोका, वो चले गए थे। लेकिन जब तारुल कादरी ने मार्च किया PMLN के दौर में तो 2 एपिसोड हो गई, एक तो साने मल्टन हो गया और उसके बाद लाहौर में लोग कंटेनरों के नीचे से गुजर के दाखिल होते रहे। ये वीडियो हमने दिखाई। तो स्ट्रेटेजी आपको क्या लगता है, चेंज होगी या रोकेंगे? ज्यादा चेंज नहीं होगी, लेकिन उस तरह की भी नहीं होगी कि बिल्कुल आपको लगे कि ब्लॉकेड है और वो बिल्कुल आ नहीं पा रहे, उस तरह से नहीं करेंगे। लेकिन अगर इनको ये महसूस हुआ कि क्राउड को बहुत बड़ा हो जाएगा, जो लग रहा है इस स्टेज पे, क्योंकि कराची से जिस तरह से लोग देख रहे थे कि वो कारकुन रह भी गए,
لگ یہ رہا ہے, اب باقی پتہ نہیں, کیونکہ یہ اس چیز پہ بینک کر رہے ہوں گے کہ عمران خان لاسٹ 2 شوئنگز میں کراؤڈ بڑا اکٹھا نہیں کر سکے, لیکن اس دفعہ لگ رہا ہے کہ شاید کراؤڈ زیادہ بڑا ہو جائے گا, اور اس کے لیے ظاہر ہے اب عمران خان, لوگ حیران ہو رہے تھے کہ جی وہ اسلام آباد جانے کی بجائے رائیونڈ کیوں جا رہے ہیں. اب ظاہر ہے وہ رائیونڈ کا جاتی عمرہ محل جو ہے سمبل ہے پرائم منسٹر صاحب کا, ان کے خاندان کا ایک سمبل ہے. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے دولت لوٹ کے باہر گئی ہے اور یہاں بھی لگی ہے, تو پھر وہ وہاں لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ جی یہاں میں احتجاج کر رہا ہوں, جو سمبل ہے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کا, کہ یہ انہوں نے محل اتنا بڑا بنایا ہے. میرا خیال یہی ان کا میسج. فردوس عاشق اعوان صاحب, اعتزاز احسن صاحب کو, پیپلز پارٹی کو, خورشید شاہ صاحب کو, انہیں کیوں لگتا ہے جی کہ فل ڈریس ریہرسل آج ہو گئی ہے؟ انہیں کیوں لگتا ہے کہ جو ڈنڈا بردار 6000 فورس آ رہی ہے یہ جھگڑا کرے گی پی ٹی آئی کے ساتھ؟ یہ تو پی ایم ایل این نے بڑا کلیئر کہا ہے. میاں شہباز شریف صاحب نے کہا ہمارے بچے ہم ان کو ویلکم کریں گے, وہ آ جائیں, کوئی بات نہیں ہے. حمزہ شہباز نے کہا ہم پھول پھینکیں گے. جی فردوس عاشق اعوان صاحب, آپ سے پوچھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران, سب سے پہلے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں. دیکھیں, سب سے پہلی بات, کسی بھی سیاسی جماعت کے اندر, یا وہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو, اس کی جو جمہوری رویے ہیں وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں تھرو دیئر ایکشنز. حکومت کے آج سے, جب سے یہ اناؤنسمنٹ ہوئی 30 سپٹمبر کی, آپ اگر کلپس نکالیں مختلف چینلز پہ, اور جو حکومتی وزراء کے ڈنڈوں کو تیل لگاتے ہوئے باقاعدہ وہ موٹیویٹ کرتے ہوئے, انسٹیگیٹ کرتے ہوئے اور انسائٹمنٹ کرتے ہوئے اگینسٹ ادر پارٹیز, آپ وہ دیکھیں گے کلپس جو آپ کے چینلز نے دکھائے, میڈیا نے دکھائے, اور اس کے پیچھے جو حکومتی فیکٹرز تھے, حکومت کے جو اس وقت موجودہ حکومت کا جو رویہ ہے, وہ اس اتھارٹی کو جو ایک کسٹوڈین ہوتے ہوئے, پبلک کسٹوڈین ہوتے ہوئے ان کو اویلیبل ہے, اس کو ہمیشہ ایبیوز کرتے ہیں, مس یوز کرتے ہیں, اور وہ اپنے رویے سے ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ ان کے اپوننٹس مجبور ہو جائیں اور کنفرنٹیشن کریٹ ہو. دیکھیں, جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ کبھی بھی آگ نہیں لگاتی, وہ آگ پہ تیل نہیں چھڑکتی, بلکہ آگ کو بجھانے کی کوشش کرتی ہے, کیونکہ سب سے پہلے وہ تو شہباز شریف صاحب نے کہا ہوتی ہے, جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے, انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے. شہباز شریف صاحب کا, عمران سب ان کے جو ورڈز ہیں وہ لاؤڈر ہیں دین دیئر ایکشنز. ایکشنز ان کے اور ہیں, ورڈز ان کے اور ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ جو سب سے مین ان کے اندر جو پرابلم ہے وہ عدم برداشت ہے. وہ آج آپ نے دیکھا کہ کسان ریلی کے حوالے سے بھی ایک کسان آپ کے سامنے آ کے جو اس کا جمہوری حق ہے وہ ایکسرسائز کر رہا ہے. آج کسانوں کا مطالبہ بیسیکلی یہ مطالبہ لے کر کیا آئے آپ لوگ آج کسانوں کے ساتھ, کیا چاہتے کیا ہیں؟ دیکھیں کہ سب سے پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ جو آپ کی 70% ایگرو بیسڈ انڈسٹری ہے, جو زراعت سے منسلک یہ افراد ہیں, پیپلز پارٹی کے دور میں ہی جو ریلیف ملا, اس کے بعد جو ہوا 4 سال سے ان کسانوں کے ساتھ ستیلی ماں کا سلوک ہو رہا ہے. حکومت ان کو اونرشپ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور جس زرعی پیکج کا یہ بار بار فخریانہ پیشکش کے طور پہ اظہار کر رہے ہیں, اس زرعی پیکج کو بھی انہوں نے پولیٹیسائز کر دیا, اور اس میں بھی پک اینڈ چوز کیا, اور اپنے پنجاب کے اندر لگائے ڈی سی اوز کے ذریعے ان لوگوں کو نوازا جو اس کے حقدار نہیں تھے. دیکھیں, میں بھی ایک کسان ہوں, رورل بیک گراؤنڈ ہے میری ساری کانسٹیچوئنسی رورل کانسٹیچوئنسی ہے. ہمیں پتہ ہے آئے دن وہاں کیا ہو رہا ہے, اور کسان کی جس قسم کی انہوں نے دیوار کے ساتھ لگا کے ان کی چیزیں نکال لی ہیں. ٹھیک ہے, میں ایک منٹ میں جو ایشو ہے نا کسان والا, اس پہ جو پرویز رشید صاحب نے کہا میں آپ کے پاس آؤں گا واپس, آپ سے اس کے اوپر جواب ہم مانگیں گے, ساری شکایتیں اکٹھی ہو جائیں پھر آپ کی طرف آتے ہیں. میں علی محمد خان صاحب, یہ پہلے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم کسی کو نہیں روکیں گے, پھر ہم نے دیکھا کہ لاہور کو چاروں طرف سے کنٹینر لگا کے بند کر دیا, مالٹون بند ہو گیا, رائیونڈ بند ہو گیا. اب آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ خان صاحب آلریڈی لاہور میں ہیں, آپ کے قافلے نکل چکے ہیں, آج رات کو کچھ خبریں ہیں کہ شاید ایریاز بند کیے جائیں گے اور سیکیورٹی بڑھا دی جائے گی اور کنٹینرز لگیں گے. اسٹریٹجی کیا ہوگی سر, اور یہ کیوں پیپلز پارٹی کو لگ رہا ہے کہ یہ ریہرسل ہو گئی ہے فل ڈریس؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے, تصادم, حکومت چاہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
इमरान साहब बहुत शुक्रिया। मैं अगर हुकूमत की जगह पे हूँ, अगर मैं पंजाब में हुकूमत मेरी हो, तो अगर ऐसी सूरत हाल मेरे सामने होगी, मैं कोशिश करूँगा कि फैसिलिटेट करूँ। जब भी ऐसी सूरत हाल हो इमरान साहब, जितना आप रोकते हैं उससे टेंशन भी बढ़ती है और एहतजाज में जोर पैदा होता है। अगर आप देखें किसी भी सियासी हुकूमत में किसान का एहतजाज करना या वकीलों का एहतजाज करना या लेबर्स का, मजदूरों का एहतजाज या स्टूडेंट्स का करना या डॉक्टर्स का, नर्सेस का, ये एक ऐसा मैटर है जो हुस्न है। मैं हकीकी मानों में आपको कह रहा हूँ, एहतजाज जो है ये सर फिर हम तो बड़े हसीन हुए सर। ये है हमारा तो एहतजाज खत्म ही नहीं होता सर पाकिस्तान में, तो खास तौर पे कैपिटल सिटी लाहौर में तो बहुत होता है सर। इमरान देखें, यही इसीलिए तो मैं और फिरदौस साहिबा और कादरी भाई और आप, हम सब जब मुशर्रफ साहब के ज़माने में जब वकला हम निकलते थे या पॉलिटिशियंस, तो क्यों निकलते थे? हम ये कहते थे कि भाई हमें एहतजाज का हक नहीं है। जमहूरियत में एहतजाज का हक होता है। आप रोड पे आते हैं, आप एहतजाज करते हैं, आपको सुना जाता है, कुछ बातें मान ली जाती हैं, कुछ रह जाती हैं, लेकिन आपका जो अंदर एक गुस्सा होता है, एक टेंशन होती है, एक फरियाद होती है, वो आप कन्वे करते हैं। लेकिन मुझे इसकी नहीं समझ आती कि देखें, आपने बहुत अच्छा समअप किया कि वही कादरी साहब जब जरदारी साहब के वक्त में आए तो उनको ओपन रोड मिला, आए वहां पे बैठ के अपने एहतजाज किया सारा और चले गए। कोई एक बंदा ना जख्मी हुआ, ना खुदा ना खास्ता शहीद हुआ। लेकिन वही कादरी साहब जब मियां साहब के जमाने में आए तो वो कोई और स्ट्रेटेजी के साथ तो नहीं आए थे। इस दफा कादरी साहब के ना टैंक था ना तलवार था, वही कादरी थे। फिर उनके बंदों को मार दिया गया। मैं समझता हूं कि इनको आने देना चाहिए। और जो शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया है कि हमारे बच्चे हैं, तो शहबाज शरीफ साहब आप भी हमारे एक लिहाज से इस्लामी भाई हैं, पाकिस्तानी भाई हैं, हमारे बड़े हैं। लेकिन अगर आप ये बात करते हैं तो वो फिर नीचे नजर आनी चाहिए। यानी कि ये ना हो कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कुछ कहें और राना साहब, सनाउल्लाह साहब कुछ कहें, तो बात में और अमल में फर्क ना हो। देखें, हमने क्या करना है, हमने वहां पे आके एहतजाज करके वहां से चले जाना है और उसके बाद अगर बात नहीं बनती फिर एहतजाज करेंगे। हो सकता है इस्लामाबाद में फिर करें, हो सकता है फिर रेवेंड आ जाएं। इनके एहतजाज तो हम करेंगे, लेकिन इस तरीके से अगर रोकेंगे तो वो फिर मैं समझता हूं तसादम खुदा ना करे, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता होता है तो उसमें नुकसान हुकूमत का होगा। अच्छा ठीक है, ये आपको लगता है हुकूमत का नुकसान होगा, लेकिन इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ज़हीम कादरी साहब आपकी नीयत पे शक नहीं कर रहे। नहीं, आप कर रहे हैं, आपकी नीयत पे शक नहीं कर रहे, आपका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है। आपने ट्रैक रिकॉर्ड बना दिया ना सर। आपका देखें, मैं मुशर्रफ से मार खाने का भी ट्रैक रिकॉर्ड आपका है। नहीं, वो छोड़ दें, आपको तो ठीक है वो, लेकिन उसके बाद फेंटी लगाने का ट्रैक रिकॉर्ड भी आपका है। सर कादरी साहब के बंदों को किसने फेंटी? किस वक्त? सर लाहौर को कंटेनर लगा के किसने बंद किया था? किस वक्त? जब वो लाहौर से जा रहे थे। नो सर, सर कंटेनर लगा के किसने बंद किया? सर इस्लामाबाद कंटेनर से किसने बंद किया था? वकुओं में एक माह का फर्क है। ठीक, जब वो इस्लामाबाद जा रहे थे उससे पहले एक स्कफल हुई, लड़ाई हुई, पुलिस ने जुल्म किया, सबने देखा। उस वक्त तारुल कादरी साहब पाकिस्तान में नहीं थे। उसके 20 दिन बाद वो वापस आए और उन्होंने इस्लामाबाद जाने की बात की। वो इस्लामाबाद गए, वहां उन्होंने धरना दिया, 90 दिन बैठे रहे। उन्होंने वहां पे जो कुछ किया आपने देखा। सर क्रेनों से कंटेनर उठा रहे थे, क्रेनों से कंटेनर उठा रहे थे सर, उठा रहे नहीं थे, हटाए, गवर्नमेंट ने हटाए थे। पहले उन्होंने मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा सर, लाहौर बंद था सर कंटेनर। बात सुन लेना सर, पहले उन्होंने वादा किया कि हम फलानी जगह तक जाएंगे इस्लामाबाद में, फिर कहा रेड जोन में नहीं जाएंगे, फिर रेड जोन में जाके खान साहब ने कहा, निसार अली खान साहब से बात हुई और उन्होंने कहा हम असेंबली तक जाएंगे, इसके बाद उठ जाएंगे, और वो जाके बैठ गए गलत बयानी करके। अच्छा आप मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें। आप मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें। आप मुझे बता दें, क्या मॉडल टाउन में 100 से ज्यादा कंटेनर लगा के मॉडल टाउन को बंद नहीं किया गया था? मेरा घर है वहां। किस वक्त? जब ये मॉडल टाउन में मौजूद थे और लाहौर से निकलना था। उसके बाद ये मॉडल टाउन में मौजूद से लाहौर से निकलना उस वक्त अयाज खान साहब नहीं, अब ज़हीम साहब को बोल रहे थे, हम अपनी बारी पे बात कर रहे थे ना। सिक्योरिटी लगाई थी और वो रूट जहां से तारुल कादरी साहब ने निकलना था, वो स्पेसिफाइड था और वो उससे निकले और निकल के अल्लाह के फल से खैर खैरियत से बगैर एक पत्ता टूटे इस्लामाबाद पहुंचे। तो ये बात मैं माजरत से इस कॉन्सेप्ट से डिसएग्री करता हूं कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम ये काम करते हैं। फिरदौस अवान साहबा ने भी एक साबित करने की नाकाम कोशिश की। अर्ज ये है कि हम ये वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि हम पंजाब हुकूमत
तमाम तर वो फैसिलिटी, हमने तो वो सड़क तक ठीक करा दी जहां से इन्होंने एहतजाज करने जाना हमारे घर पे। हम तो ये कह रहे थे कि भाई कोई और जगह कर लें, ये ना करें। एहतजाज के लिए ठीक करो जी, देख लें आप जाके, सड़क ठीक कराई बेकायदा कि इनको तकलीफ ना हो। और मेरे इलाके के लिए करा दें, मैं यार आप एक हमारे इलाके में भी एहतजाज कर रहे हैं पुलिस वाले इनको जहां जहां पे सड़क ठीक करवानी है एहतजाज 7,000 पुलिस वाले वहां पे तैनात हैं, सीसीटीवी कैमरास लगाए हैं। इनके लोगों के साथ बैठकर तमाम एस्टैब्लिशमेंट्स ने, यानी कि सीसीपीओ, डीआईजी ऑपरेशंस, कमिश्नर, डीसीओ, दे हैव सॉर्टेड आउट द रूट कैटेगोरिकली। सर आप स्पोक्सपर्सन है पंजाब गवर्नमेंट के, हमें सिर्फ इतना बता दें कि आप कंटेनर्स पकड़ के अब कोई रास्ता बंद नहीं करेंगे। बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। हम तमाम वो रास्ते जो इनके बताए हुए हैं जहां से इनके जुलूसों ने आना है, ठीक है, उनको न सिर्फ सिक्योरिटी देंगे, उनको बल्कि खुला रास्ता देंगे, और दीगर रास्ते जो इनके लिए सिक्योरिटी थ्रेट हो सकते हैं उनको बंद करेंगे। ये सब कुछ तय हो गया है। बैठ के इनकी जो लाहौर की इंतजामिया है पीटीआई की, उससे बाकायदा बैठ के बात की है। अच्छा, ये तय हो गया कि ये कब उठेंगे? इन्होंने आपको कंफर्म कर दिया कब उठेंगे? देखिए, उन्होंने तो हमें कहा कि हम जलसा करने जा रहे हैं, हमेशा यही कहते हैं और करते भी हैं। इन्होंने लाहौर का कहा कि हम जलसा करने जा रहे हैं। हमने कल वैसे मैंने खान साहब से पूछा है, वो कह रहे हैं जी अभी तो वहां जाएंगे तो पता चलेगा आगे हमने क्या करना। ये फिर आप खान साहब से, अली मोहम्मद खान साहब से पूछ लेंगे उन्होंने क्या खान साहब आपको भी ये जलसा प्लस की बात भी कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ जलसे की बात की है, और प्लस भी कर लें अगर करेंगे तो इनको पता लग जाएगा कि वहां पे कितनी देर ये बैठ पाते हैं और इनको सियासी तौर पे फायदा होता है या नुकसान, ये तो इनका फैसला है भाई। हम तो यही कर सकते हैं कि जो फैसिलिटेशन देनी है वो दे देंगे, जो सिक्योरिटी देनी है वो दे देंगे, और कोशिश ये करेंगे कि इनको रास्ते में कोई तकलीफ और मुश्किल ना पेश आए। ये आए, अपने हेलीकॉप्टर पे हैं, माशाल्लाह आएंगे, वहां पे हेलीपैड भी बना दिया, हेलीकॉप्टर पे उतरेंगे एक सोसाइटी में, वहां से तशरीफ लाएंगे, खिताब करेंगे और लोग चले जाएंगे खान साहब वापस। ये कहा है क्या? ये इतना सिंपल है? ये उन्होंने आपसे कहा, उन्होंने कहा, लेकिन हमें उन्होंने ऐसी कोई यकीन दहानी नहीं कराई मीडिया से मीटिंग में। अय्यब साहब वहां मौजूद थे, बात मेरे से भी बात हुई, मैंने भी यही सवाल पूछा था, उसमें उन्होंने कोई यकीन दहानी नहीं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। मियां साहब क्या वाकई कामयाब हो गए हैं? हमें बगलें बजानी चाहिए कि हमने सफारती मामलात में इंडिया को पछाड़ दिया है, या हम कहीं इस जंग में ये स्टेप हमने लूज किया है? सार्क कॉन्फ्रेंस वाला। ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। अयाज खान साहब, इलेक्शन कमीशन को मियां साहब कहते हैं कि आपकी डोमेन नहीं है, आप नहीं सुन सकते पनामा की इशू पे, इसके ऊपर आप सवाल ना करें। ये मियां साहब का जवाब वहां पे गया, जिसमें उन्होंने कहा जी 10 तारीख तक आप जवाब दें। एक तो ये एपिसोड है कि वहां जवाब दाखिल नहीं करवाया जा रहा। दूसरी एक और चीज है सर, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अगर 10 तारीख तक इलेक्शन कमीशन ने यह मामला किया और उसके बाद फिर डेट दे दी तो फिर हम भी तारीख दे देंगे। इदारों को टैकल करने का एक उनका भी अपना तरीका है। मियां साहब ठीक कहते हैं, किसी की भी डोमेन नहीं है। ये कौन होते हैं ये पूछने वाले मियां साहब से पनामा लीक्स पे? मतलब होना क्या चाहिए था पनामा लीक्स पे? पनामा लीक्स आ गई, आपने एक इंटरव्यू चलवा दिया उससे पहले, क्योंकि आप तक खबर पहुंच चुकी थी हुसैन नवाज साहब का, उन्होंने इतराफ कर लिया ऑफशोर कंपनीज का, ताकि लोगों को ये हो जी ये कोई बड़ी बात नहीं है, हो गया। अब जो डेविड कैमरोन ने किया था आके पार्लियामेंट में, वो मियां साहब पहले दिन करते ही इशू खत्म हो जाना था, लेकिन इशू खत्म नहीं करना था, इसको प्रोलॉन्ग करना था ताकि लोग भूल जाएं। लेकिन ये गलतफहमी होती है, लोग भूलते नहीं है। देखिए इस मुल्क में होता रहा, हम सुनते रहे इल्जामात पीपल्स पार्टी वाले पीएमएलएन पे लगाते रहे उस दौर में। नहीं, जुबानी मियां साहब ने बताया, लेकिन वो सबूत जो होते हैं, जिसको वो रसीदें होती हैं, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स होते हैं प्रॉपर्टी के, वो नहीं उन्होंने सिंपल वो कहते हैं नहीं जी हमने 2006 में खरीदे थे, 2006 के आप डॉक्यूमेंट्स पेश कर देते पार्लियामेंट में, कर दिए। मियां साहब ने क्या किया, 3 खिताबात कर दिए कौम से, पार्लियामेंट नहीं गए। उसके बाद फिर जब पार्लियामेंट में गए क्या किया? कुछ भी नहीं किया, इधर उधर की बातें करके आ गए। बात ये नहीं होती ज़हीम कादरी साहब, आपका राइट है, जाहिर है आप आप डिफेंड करें बिल्कुल, लेकिन जो चीजें नजर आ रही, हम उस दौर में सुनते थे कि इस मुल्क से पैसा लूटा जा रहा है, लेकिन सबूत नहीं सामने थे। अब पनामा लीक्स मैंने या आपने तो नहीं बनाया ना, मियां साहब जवाब नहीं दे रहे। सर देखिए, मैं अयाज खान साहब, मेरा सवाल दोबारा, मियां साहब जवाब नहीं दे रहे इलेक्शन कमीशन को, उनका नहीं आया ना, मे बी नेक्स्ट आ जाए उनका। लेकिन इमरान खान साहब जब इलेक्शन कमीशन को ये कहते हैं कि 10 तारीख को अगर आपने तारीख दी तो फिर हम तारीख देंगे, सर ये क्या रवैया? देखिए इमरान खान साहब तो आज सुप्रीम कोर्ट के हवाले से उनका वो चेंज हुआ बयान,
ورنہ وہ سپریم عدلیہ کے حوالے سے بھی اسی طرح کی بات کر رہے شکوہ ہی تھا ان کا، جیسے الیکشن کمیشن کے حوالے سے. آج انہوں نے ایک اور بات کی, آج اس کو سیکیورٹی دے دیں. انہوں نے چوہدری نثار سے کہا کہ سیکیورٹی دے ورنہ یہ پھر حملہ کر دیں گے سپریم کورٹ پہ. آج عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ پہلی بار اچھی لگ رہی ہے. خان صاحب یہ تو ہوتا ہے کہ خان صاحب کو جس ادارے سے توقع نہیں رہتی ہے وہ اور یہ بات تو سمپل ہے عمران, اگر ادارے آپ کے ملک میں ہوتے تو یہ مسئلہ یہاں تک آنے میں علی محمد خان صاحب اب ادارے کو اگر کہیں اس میں خرابی ہے آپ ایکسپوز کر دیں گے اور بہت سارے طریقے ہیں, لیکن سر یہ انداز ہے کہ اگر آپ نے تاریخ دی تو پھر ہم تاریخ دے دیں گے. سر وہ اب اگلی مرتبہ اگر ٹیکنیکلی ان کو تاریخ دینی پڑ جائے تو آپ نے تو ایک پریشر رکھ دیا ان کے اوپر. سر اداروں کو ایسے ہینڈل کیا جاتا ہے سر. جب میاں صاحب کہتے ہیں نیب کو کہ شریفوں کی پگڑیاں نہ اچھالو تو وہ سٹیٹمنٹ ہم بڑی تنقید کرتے ہیں, تو یہاں عمران خان صاحب کے سٹیٹمنٹ پہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. عمران صاحب پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر بلکہ میں آپ کو ایک اور براڈر سکیل پہ بات کروں گا کہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ یہ ہے. ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص آئے گا گھوڑے پہ سوار اور وہ میرے مسئلوں کا حل نکال کے دے دے گا. ہم نے کبھی پوری امت مسلمہ میں بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص اداروں کو مضبوط نہیں کیا. اگر ایک ادارہ آپ کا مضبوط ہے فوج کا تو وہ پہلے سے آپ نے انہیریٹ کیا برٹشر سے اور وہ مضبوط تر ہوتا آیا. آپ نے اپنی طرف سے اس کو بھی نہیں مضبوط کیا, وہ خود ہی ایک انسٹیٹیوشن آپ کو ورثے میں ملی جو مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی. آج ملک میں ایک ہی ادارہ ہے جو ڈسپلن ہے, باقی آپ دیکھیں ہر جگہ پولیٹیسائزیشن ہے. ابھی میں آپ کے پروگرام میں بریک کے دوران ٹکرز دیکھ رہا تھا تو جو آنریبل چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں وہ جس طریقے سے ہمارے پی ٹی آئی کے وکیل سے ان کی جو گفتگو ہوئی تو مجھے عجیب سا لگا کہ آپ تو وہاں پہ ایز اے جج بیٹھے ہیں, حالانکہ وہ عدالت نہیں ہے لیکن آپ فیصلہ کن کے طور پہ بیٹھے ہیں. آپ تو حتی الامکان کوشش کریں گے کہ دونوں کو ایکول ٹریٹ کریں. ایک مشہور واقعہ ہے عمران, ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عدالت میں گئے جہاں ان کی پیشی تھی اور وہ ایک ایسی ہستی تھی آپ کو علم ہے جو ان کا مقام ہے, تو ان کی عزت میں جج صرف کھڑے ہو گئے اپنی کرسی سے اور اس بات پہ انہوں نے ایز امیر المومنین اس قاضی کو معطل کرا دیا, ختم کرا دیا کہ تم نے اور مجھ میں اور عام آدمی میں فرق کیوں کیا کہ تم میرے لیے کھڑے ہوئے تو فرق قائم ہو گیا, وہاں پہ عدل نہیں رہا. یہاں پہ آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے آپ ٹریٹ ہوتے ہیں, یعنی کہ جو آنریبل سپیکر صاحب ہیں قومی اسمبلی کے ایاز صادق صاحب ویسے انتہائی جنٹلمین ہیں, بہت اچھے انسان ہیں, لیکن جس طریقے سے انہوں نے ایک ریفرنس میاں صاحب کا رہنے دیا اور ہمارا بھیج دیا, حالانکہ پاناما لیکس میں میاں صاحب کے خاندان کے نام ہے, عمران خان کا یا ان کے خاندان کا تو نام ہی نہیں ہے. تو یہاں پہ جب آپ دیکھتے ہیں ادارے پولیٹیسائز ہیں. نیب جو ہے, نیب نے اگر صرف ایک سوال کرنے کی جسارت کی تو میاں صاحب نے جو ان کو کہا اور جو سپیکر صاحب نے کہا ان کے ایک وزیر نے کہا کہ ناخن پتنی ان کے پتنی پر کاٹ دیں گے, کیا کر دیں گے. جب آپ کو یاد ہوگا نیب کے جو چیئرمین تھے ان کو ملک چھوڑنا پڑا. تو یہ ہمارے مسائل ہیں. خان صاحب کر رہے ہوں گے, ہم تو نہیں کر رہے. ایاز خان صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے کہہ دیا تو ہم نے مان لیا. علی محمد خان صاحب یہ جو ریفرنس والا ایشو ہے وہ زعیم قادری صاحب کو لگتا ہے جس کا بنتا تھا اس کا بھیج دیا, جس کا نہیں بنتا تھا اس کا نہیں بھیجا ہے. یہ انصاف ہو رہا ہے, ہر ادارہ انصاف دے رہا ہے. آپ بلا وجہ اداروں کو دبا رہے ہیں, ان کو یہ لگتا ہے. میں بریک سے واپس آتا ہوں فردوس عاشق ایوان صاحب اور زعیم قادری صاحب سے, بلکہ میں نے جواب بھی لینا بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فردوس عاشق ایوان صاحب, کسانوں کی جو ادویات ہیں ان کے اندر ملاوٹ ہو رہی ہے, یہ آپ کے لیے بڑا مسئلہ ہے یا پاناما لیکس آپ کے لیے بڑا مسئلہ ہے؟ وہاں تو آپ کی لیڈرشپ پہنچ رہی ہے لیکن رائیونڈ سے اعلان لا تعلقی کیوں؟ دیکھیں دونوں اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ مسئلے ہیں اور دونوں ہی بہت اہم مسئلے ہیں اور دونوں عوام کے ساتھ جڑے ہیں اور دونوں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس ملک کی سلامتی کے ساتھ جڑے بٹر فیکٹس اور ریئلٹیز ہیں. عمران سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رائیونڈ سے دوری نہیں ہے, اس کی گراؤنڈ ہے پی ٹی آئی, اس میں چونکہ رائیونڈ سے تو دوری نہیں ہے لیکن رائیونڈ جانے سے گریز ہے. نہیں گریز اس میں دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز اپنے اپنے انداز سے اپنے اپنے پولیٹیکل سپیس کو آکوپائی کرتی ہیں اور اس پولیٹیکل سپیس کو دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا اور اس کو انگیج کرنا اور پھر کسی دوسری جماعت کا اونرشپ لینا اور دینا, یہ وہ تمام
نیچرل فیکٹس ہیں جن کو آپ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی دو مختلف پولیٹیکل فورمز ہیں اور وہ اپنی اپنی جگہ اپنا اپنا نقطہ نظر پلیڈ کر رہے ہیں. دونوں دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کے خلاف جس 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ کنسنسس ہونا چاہیے وہ ہے کہ نہیں, اور وہ فوکل پوائنٹ ہے آپ کا کہ پیناما لیکس کے حوالے سے حکومت پہ پریشر کس طرح کریٹ کیا جائے, کون سے ایسے آپ کو اویلیبل آپشنز ہیں وہ آئین کے اندر رہتے ہوئے کس طرح بہتر انداز سے ایکسرسائز کیے جا سکتے ہیں, اور پی ٹی آئی کا عوام کو موبلائز کر کے وہاں تک پہنچنا, اپنے کیس کو پلیڈ کرنا, ایڈوکیٹ کرنا. تو یہ جو کاشتکاروں کی ادویات والا معاملہ یہ بھی آپ کسی فورم پہ اور قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں اٹھا لیتے ہیں میڈم؟ بالکل ہونا چاہیے جی. یہ سب سے بڑا اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ہے آپ پہ تنقید یہ ہو رہی ہے کہ آپ کسانوں کی آڑ لے رہے ہیں. صرف ادویات نہیں, ہر چیز میں ملاوٹ آ گئی ہے, اور جب آپ کی لیڈرشپ کی سوچ میں ملاوٹ آ جائے, کیونکہ آپ نے اس سے پہلے جو پرومو میں ذکر کیا کہ کس طرح ساک کانفرنس ملتوی ہوئی, تو یہ آپ کی لیڈرشپ کی وہ سوچ جب ملاوٹ زدہ ہو جائے, اور سب سے بڑا دشمن جو آپ کا ہے, جو آپ کا ازلی پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کو ہمیشہ جس نے چیلنج کیا, اس کے ساتھ جب آپ ذاتی کاروبار, ذاتی دوستیاں ایٹ دی کاسٹ آف نیشنل انٹرسٹ کریں گے, میں ادھر ہی لے کے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے زین قاضی صاحب مجھے ذرا کلیئر کریں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی آپ کو ابھی بھی لگتا ہے سارک کانفرنس ملتوی ہونے کے بعد آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ ان کی اسٹریٹجی بالکل کامیاب ہے, ہمیں سٹل بغلیں بجانی چاہیے کہ جی ہم چاروں شانے چت کر کے آگئے ہیں بھارت کو؟ مجھے ذرا سما خراشی کی اجازت دیجیے گا خان صاحب, میں نے بہت سے لوگوں کے جواب دینے اور اپنے ایاز خان صاحب کا تو بہت ضروری ہے. ایک انہوں نے فرمایا کہ جی ان کو ذرا خاموش کریں, میں تاکہ جواب دے لوں. اور چونکہ یہ پنجاب حکومت کے سپوکس پرسن ہے, میں بھی سپوکس پرسن رہی ہوں, میں ان کے اوپر پریشر کو دیکھ سکتی ہوں, فیل کر سکتی ہوں کہ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جس وقت آپ اقتدار میں ہوتے ہیں آپ کو ارد گرد جو ہے سب اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے. اچھا اب جواب میاں صاحب کیسے کامیاب ہے جی؟ سارک کانفرنس ملتوی کروا دیے, بھارت کہہ رہے ہیں ان کی کامیابی ہے. بات سمجھ نہیں ہے کیا فرما رہی ہے, میں نہیں سمجھ پایا. بھارت اس وقت صرف اس لیے اس ڈپلومیٹک فرنٹ پہ عمران کامیاب ہے کہ میاں صاحب نے ابھی تک اپنی فارن ٹیم کو اس طرح سے فارن افیئرز کے اندر فارن پرائم منسٹر کا رول جو بنتا ہے ڈیفائن رول, ہاں جی وہ ان پہ اس پہ اعتراض ہے, پہلے بھی کر دیا. ٹھیک ہے مجھے آپ ایک منٹ وہ ڈاکٹر صاحب ذرا جی جواب دیں, مہربانی کریں جواب دیں جی. عرض یہ ہے کہ دیکھیں اس طرح نہ کریں, باری باری بات کریں تو سب کی بات سمجھ آتی ہے. وہ پھر ٹائم ضائع کر رہے ہیں آپ. عرض یہ ہے کہ ایاز خان صاحب نے سب سے پہلے کہا کہ جی میاں محمد نواز شریف صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا. میرے بھائی آپ سمیت پاکستان کے کسی جرنلسٹ, کسی اپوزیشن جماعت کے عہدیدار جو اسمبلی میں موجود ہے, آج تک وہ ڈاکومنٹس جو میاں محمد نواز شریف نے سپیکر کی خدمت میں پیش کیے تھے اور سپیکر کو ملنے کے بعد وہ ڈاکومنٹ پبلک ڈاکومنٹس بن جاتے ہیں, نہ تو لیے ہیں, نہ پڑھے ہیں اور نہ ان پر بحث کیے ہیں. جا کر ان کو دیکھ تو لیجئے. فبہا آپ کے کہنے کے مطابق ہائپوتھیٹیکلی کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے, تو بھائی اس جھوٹ کو پکڑ لیں, اس جھوٹ کو مزید ایکسپوز کر دیں. ان ڈاکومنٹس کو آپ دیکھ نہیں رہے کیونکہ آپ بھی چاہ رہے ہیں کہ گل بڑی ہے چلائی جاؤ, ثابت کر دو کہ میاں نواز شریف کرپٹ اور ڈس آنیسٹ ہے اور 13-14 سال پہلے پیسہ لوٹ کے لے گئے تھے. یہ آپ کہہ رہے ہیں, خدا کا واسطہ یہ آپ کہہ رہے ہیں, یہ تو نہیں کہہ رہے سر, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لوٹ کے لے گئے. سوال بڑا سادہ ہے, نہیں آپ کہہ رہے ہیں, سوال بالکل سادہ ہے کہ میاں صاحب کے بچے الگ الگ سٹیٹمنٹ کیوں دیتے ہیں؟ یہ سٹیٹمنٹس کی بات نہیں ہوتی. نہیں ان کے اس میں کیوں نہیں ہے, کس میں جو انہوں نے الیکشن میں ڈالے تھے ان کی, اس کا جواب لیں. مریم نواز شریف کے حوالے سے کیوں نہیں ہے کہ وہ مریم نواز شریف بینیفیشری ہے ہی نہیں. کہاں لکھا ہے؟ اچھا سر خدا کا نام ہے سر, اس میں کیا لکھا ہوا ہے سر؟ شی از بینیفیشری. اس طرح نہیں دو یار آپ کہیے میں آپ کی بات مان لوں گا, عجیب بات کر رہے ہیں. نہیں آپ کو ماننی بھی نہیں چاہیے سر. میں ثابت کرتا ہوں, میں اپنی بات کروں گا, مجھے کر رہے ہیں بات. اچھا بتائیں سر, میاں صاحب کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ کامیاب ہے؟ مریم نواز صاحبہ کا رول ایک آربیٹریٹر کا رول ہے کہ اگر یہ صرف عمران پوچھ لیں گے فارن منسٹری اپنے پاس رکھنے کا جواز کیا ہے. بی بی اسٹیر سے ایکسلیٹر سے پیر اٹھائیں, بات ختم کرنے دینا. اگر آپ
वहां पर कुछ हो जाए और उन बच्चों के दरमियान कोई तनाजा खड़ा हो जाए तो मरियम नवाज एज एन आर्बिट्रेटर उन मामलात को दुरुस्त करेंगी। और अगर इतना बुरा काम है बनाना ऑफशोर कंपनी तो खान साहब की भी थी, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की, और नहीं, लेकिन इन्होंने कभी नहीं कहा कि नहीं थी। तो मरियम नवाज साहबा कह रही है कि हमारी थी ही नहीं, मैं तो अपने अब्बू के पास रहती तो नाम नहीं था, तो मरियम नवाज तो आर्बिट्रेटर है, फाइनेंशियल बेनिफिशियरी। हुसैन नवाज ने बेनिफिशियल ऑनर, बेनिफिशियल ऑनर क्या बोर्ड लिखा हुआ उसके पढ़े सर आप निकाल के पढ़ लें, लिखो ये आप कह रहे हैं मियां नवाज शरीफ ने जो आपने वो कागजात देखे स्पीकर से लेके वो नहीं पढ़ेंगे वो। नहीं आपने सर आप पनामा लीक से पढ़ लेना, पनामा लीक से पेपर आप पढ़ लेना। लेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। आपने हमसे ये कहा कि आप आगे बताएं कि क्या हुआ है। आप अपना अच्छा वो पेपर आपने मिला साबित हो गई है, बयान दिया इक़्तिदार के लिए आदमी को क्या क्या करना पड़ता है, क्या 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 एक मिनट, तो डॉक्यूमेंट्स किसके पास हैं? वो स्पीकर के पास नहीं है डॉक्यूमेंट्स। सर हद करते हैं आप यार, यू आर टॉकिंग एक ब्रेक से वापस आते हैं। ये अगर चाहे तो ये डॉक्यूमेंट मुस्लिम लीग की हुकूमत तमाम मीडिया हाउस में भिजवा सकती है, ले लेना मीडिया हाउस भिजवा सकती है। नहीं पता कि स्पीकर के दफ्तर का रास्ता किधर है। अयाज सादिक साहब करने बैठ जाते हैं अयाज सादिक साहब से और साबित आप ले देंगे, आप ले देंगे, हुआ ही मनी लॉन्ड्रिंग हुई, आप ले देंगे सर, पैसा चोरी, आप ये सबूत ले देंगे मनी लॉन्ड्रिंग। सर आप मियां साहब की मनी ट्रेल के सबूत दे देंगे? ले दूंगा मैं ब्रेक ले ज़हीम कादरी साहब कह रहे हैं कि मियां साहब की जो मनी ट्रेल है उसके सबूत ज़हीम कादरी साहब हमें देंगे। ब्रेक के बाद बात करते हैं, असेंबली से ले लेगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी अली मोहम्मद खान साहब, मेरी बात ये खत्म नहीं होगी। आपकी कब बारी खत्म होगी? आपने मुझे पूछा कि हिंदुस्तान के बारे में वो क्या हुआ, आप उस तरफ आ ही नहीं रहे। आने देना, उसको उसका जवाब ले। अच्छा कामयाब है आप? हाँ नहीं बिल्कुल कामयाब है। देखिए इस वक्त खित्ते सार्क कॉन्फ्रेंस मुलतवी हो गई। देखिए इस वक्त खित्ते में क्या हो रहा है, इस वक्त खित्ते में इंडिया अपनी सियासत कर रहा है, आप अपनी कर रहे हैं। अमेरिका अपनी सियासत कर रहा है और खित्ते में हिंदुस्तान जो कि उसके लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है, उसके लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना रहा है पूरी, जिसमें अफगानिस्तान, जिसमें भूटान, क्योंकि वो यकीनन एक आपकी फॉरेन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब मुझे ये 17 बता दें बिलियन कि जो है वो इनके दौरे मैटर हुकूमत करता है में या ट्रांसफर चाइना हो ज्यादा गया मैटर है। करता है? उसे खित्ते में जो है वो ब्रुनाई ज्यादा मैटर करता है या बांग्लादेश ज्यादा मैटर करता है? वो लोग हमारे साथ हैं। अगर दो ममालिक ने बात की है, हम भी अपना काम कर रहे हैं। ब्रुनाई एक इस्लामी मुल्क है और वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग मुल्क है। चाइना बहुत बड़ा फाइनेंशियल एक जो है वो ताकत है इस खित्ते की। ये प्लेट्स अच्छा इसको हम एक तरफ के तौर पे देखें, कामयाबी नाकामी नहीं। ये अली मोहम्मद खान साहब आपको भी यही लगता है रिएक्शन पाकिस्तान देगा कि जिस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एक मिनट डॉक्टर साहब मैं सवाल कर लूं ना, डॉक्टर मैं सवाल करता हूं, आप लोग इस्लामाबाद में जवाब दीजिएगा। जिस वक्त मोदी साहब इन मुल्कों को कन्विंस कर रहे थे कि सार्क कॉन्फ्रेंस में मत जाओ और मना कर रहे थे, उस वक्त मियां साहब वापसी पे लंदन में मौजूद थे और बकौल वहां के सहाफियों के मियां साहब शॉपिंग भी कर रहे थे। तो हमने वाकई में अपना मुकदमा लड़ा है उसी तरह जैसे लड़ना चाहिए था। देखिए कादरी साहब बिल्कुल ठीक अली खान फरमा रहे हैं साहब, अली कि खान साहब। बहुत बड़ी कामयाबी है। इन्होंने रीजन में ये इंडियन सुपरमेसी को इंश्योर कर दिया है। जी अली खान साहब, अली मोहम्मद खान साहब, देखिए इमरान खान साहब, बात यह है कि जब बात पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हो तो फिर वहां पे वजीर आजम फिर एक जमात का नहीं रहता, फिर पूरे मुल्क का रहता है। लेकिन फिर जब वो कोई ऐसे काम करे, जाहिर है फिर हम जितना सपोर्ट करते हैं नेशनल फोरम्स पे, इंटरनेशनल फोरम्स पे जब वो बात करते हैं, तो उतना ही फिर हमारी रिजर्वेशन भी होती है कि जब आपने जनरल असेंबली में स्पीच फरमाई तो उसके बाद क्या मुनासिब नहीं था कि मियां साहब फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट से पाकिस्तान आते और ये जो असेंबली का इजलास पिछले मंडे से स्टार्ट है, यहां पे आके कौम को एतमाद में लेते। देखें, एक स्पीच से आप फॉरेन पॉलिसी नहीं कामयाबी से चला सकते। अच्छी स्पीच की होगी लेकिन उसमें कुछ चीजें छोड़ भी दी, जैसे कुलभूषण यादव पे कोई नहीं बात की, बलोचिस्तान में उनकी दरअंदाजी पे कोई नहीं बात की। आज देखें जो बात हो रही है, ढाके ने, बांग्लादेश ने इनकार किया है। वहां जनरल असेंबली में अगर मियां साहब कह देते कि यही नरेंद्र मोदी ने शेख हसीना वाजिद से पाकिस्तान तोड़ने पे सवेनियर लिया, इनाम लिया और उसने कहा माना नरेंद्र मोदी ने कि हाँ हमने ही मुक्ति बाहिनी बनाई थी, तो ये बातें मियां साहब ने ना करके एक कमजोरी दिखाई। मैं समझता हूँ फौरी तौर पे फुल टाइम एक फॉरेन मिनिस्टर वो करें, उसको अपॉइंट करें और उसके साथ साथ कौमी असेंबली में आए। और ये जो बार बार लंदन में जाके छुट्टियां मनाना है, देखें
वो उनके बेशक वालिद हैं हसन और हुसैन साहब के, लेकिन वो हमारे मुल्क के वो एक वजीर दिन आजम रुके वो यार। हैं। हमारे नहीं, मुल्क एक दिन नहीं के रुके वज़ारत सर। उज़्मा की कुर्सी को इतना बेतौकीफ तो ना करें कि हर हफ्ते आप लंदन में बैठे दो दिन रुके और एक दिन चल पड़े, 4 दिन हो गए ना। 2 दिन हुए ना, तो रास्ता में- आपने तो एक दिन और बढ़ा दिया। टाइम हम तो 3 कह रहे थे, आपने 4 दिन कर दिया। टाइम मशीन में आ जाते। सर मैं आपको नहीं लगता कि मियां साहब का वक्त बहुत कीमती था उस वक्त जब मोदी पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा था, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को पाकिस्तान में होना चाहिए था और उनका जवाब तैयार करना चाहिए था, ना कि शॉपिंग कर रहे होते लंदन में। मुझे पूछ रहे हैं आप? हाँ जी, तो अच्छा, और- मैं समझा खान नहीं साहब। आपसे ही पूछेंगे ज़रा अर्ज ये है कि बात यह है कि वो जो बांग्लादेश का वतीरा है ना, और जो सिलसिला है वो सबके सामने है। जिस तरह वहां पर उस वक्त पाकिस्तान की सपोर्ट करने वालों को फांसियां दी जा रही हैं, और जो हालात और जो पाकिस्तान रिटेलिएट कर रहा है इस बात पे, रोज रिएक्ट कर रहा है कि उन लोगों को जो पाकिस्तान की बात करते थे आज उनको अब 30 साल बाद फांसियों पे लटका रहे हैं। ये जुल्म और आपने बर्बरी क्या कम किया? करें। आपने क्या हम किया? क्या करें? उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आपने लंदन में नहीं, shopping हम की, इस इसका बात मतलब- को इस बात को हम क्या रहा है? ये इन 3 दिनों में हुआ है। सर ये तो तुर्की ने पिछले अपना 6 सफीर यार, तुर्की ने इस पे प्रोटेस्ट किया, आपने क्या किया? समझ लें, हमने प्रोटेस्ट किया, हमने हर जगह प्रोटेस्ट किया, हुकूमती लेवल पे किया, हर बंदे ने बात की, जी, अयाज खान हर साहब, बंदे ने रिएक्ट क्या किया। इस मामले पे तुर्की और आज पाकिस्तान से कदम आगे नहीं रहा सर? पिछले 3 माह से कर रहे हैं, 6 माह से कर रहे हैं। टर्की बिल्कुल आगे रहा है, लेकिन हमने फॉरेन ऑफिस ने किया था, ये बात तो ठीक किस है, तरह से करें? वो हुआ था। तो फिर बांग्लादेश आपके साथ चलेगा इसके प्रॉब्लम बाद? इमरान सिर्फ ये है कि अब देखें अमेरिका सोचते नहीं है, में हमने सुनते शायद नहीं ये समझ लिया कि अमेरिका बिल्कुल इंडिया के साथ चला गया, इसलिए हमारा लॉबिस्ट भी नहीं है वॉशिंगटन में। कम से कम हमें लॉबिस्ट तो रखने चाहिए, हमारे लिए लॉबिंग तो कर रहे हो वहां, क्योंकि जाहिर है अमेरिका को बिल्कुल इस तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते। चाइना के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे रिलेशंस, रशिया के साथ हमें थोड़ा और आगे बढ़ के बेहतर रिलेशंस करने पड़ेंगे। मुझे बड़ी बिल्कुल, खुशी हुई रशिया के relations साथ फौजें- ये सफारती सतह पे लॉबिंग चाहिए, सफारती सतह के ऊपर बहुत ज्यादा काम चाहिए, क्योंकि मियां साहब खुद वजीर खारजा है, तो उनको ज्यादा ऑन टोज होना पड़ेगा। ये छुट्टियों वाला मामला जिस पे तनकीद होती है, थोड़ा सा अवॉइड करना 2 दिन में पड़ेगा। कुछ नहीं हो जाता। ये बांग्लादेश हमारा मुखालिफ हुआ सर आजकल 10 मिनट में बहुत कुछ 4 होता है। साल से